জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। बुर्खा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं। और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया। बंगाल चुनाव का शोर जैसे जैसे तेज हो रहा, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण का खेल एक्सपोज हो रहा। बुर्का हिसाब और घुसपैठियों के भरोसे चुनावी घालमेल करने वाली ममता के एंटी हिंदू नैरेटिव की पोल खुलने लगी है। ममता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हुमायूं कबीर ने थर्ड फ्रंट का ऐलान तो किया ही है, साथ ही साथ ममता की उस स्ट्रेटजी का भी खुलासा कर दिया जिसके बल पर वो चुनाव जीतने का दम भरती है। ইউসুফ পাঠানকে ভোট দেয়, এই ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। बीजेपी आरोप लगा रही कि ममता का हिंदू हेट माइंडसेट सामने आया है। एक तरफ तो घुसपैठियों की तरफदारी करती दिखती हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर बनवाने का ढोंग करती हैं। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जहां एसआईआर वाला चोट मारा गया, वहीं हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को खेलने वाला दांव भी फेल हो गया। बीजेपी ने ममता के इसी नैरेटिव पर करारा प्रहार किया। बुर्खा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। टीएमसी आज तो दावा करती है कि वो मंदिर बना रही है, वो हिंदुओं की शुभचिंतक है, परंतु टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनाने की बात करता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती पश्चिम बंगाल में, उसने बताया कि हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की बात ममता बनर्जी ने ही उसे कही थी। टीएमसी जा रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है। भाजपा आ रही है, इसका मतलब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल सहित देश से अब कहीं नहीं टिकने पाएंगे, घुसने के रास्ते बंद होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, खिल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग तो नीचे का फीडबैक आपको बता रहे हैं। टीएमसी की दशा वही होगी जो यूपी में सपा की हुई, जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की हुई, वही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई, उससे भी बहुत खराब दशा टीएमसी की इस वर्ष होने वाले चुनाव में होगी। पहले एंटी हिंदू स्पीच के लिए उकसाने वाली राजनीति की और अब हिमायती बनने का नाटक कर रही, लेकिन ममता बनर्जी के साजिशों की परतें खुलने लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दिया कि जैसे रावण का घमंड ध्वस्त हुआ, वही हाल बंगाल में ममता दीदी का हुआ। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। बंगाल में जब एसआईआर हुआ तो ममता को दर्द, वक्फ बिल आया तो ममता बनर्जी को दर्द। संदेश खाली से लेकर मुर्शिदाबाद तक जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, वहां भी ममता बनर्जी को वोट बैंक दिख रहा था। तो क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए बंगाल की सीएम ममता ने भड़काऊ पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का सहारा लिया? नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं, उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए बंगाल को इस्तेमाल किया? बीजेपी के आरोपों के मुताबिक क्या कुर्सी के लिए सांप्रदायिक ताकतों को बंगाल में आगे बढ़ाया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिलेश कटियार जी
समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता तौसीफ खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद और आदिल हसन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जवाद, सवाल सबसे पहला आपसे, और सवाल बहुत सीधा सा कि हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि हिंदुओं वाला बयान हमने दिया था दीदी के कहने पर। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। आप वो आज कह रहे हैं, मैंने तो कई चैनलों पर बहुत पहले कहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों मिलकर के बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण के मुद्दे उठाते हैं और दोनों को ही ध्रुवीकरण से फायदा होता है और दोनों ही नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। कई बार कहा और आज मेरी बात सत्य साबित हुई आपके सामने। और वो इसलिए भी है कि सेकुलर फोर्सेस, सेकुलर पार्टीज वो सत्ता में, इख्तिदार में ना आ पाए। अब आप बंगाल की बात कर लीजिए तो बंगाल के अंदर जो पहले की आप नजीरें देखेंगे कांग्रेस और लेफ्ट के दौर में था, उस वक्त खुद आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि लोगों की पर कैपिटा आय जो है वो 150 रुपए या 100 रुपए हुआ करती थी, अब 80 रुपए 70 रुपए के आसपास हो गई। तो सेकुलर फोर्सेस ना आ जाएं, इसीलिए दोनों लोग ध्रुवीकरण के मुद्दों को जानबूझकर उठाते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जी का भी अलायंस जो है वो एक वक्त में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और हुमायूं कबीर साहब तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, हर घाट पे रह करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उनको टिकट भी दिया था, फिर टीएमसी से उनको टिकट दिया। तो ये नूरा कुश्ती है, लेकिन जनता की बात नहीं हो रही है, मूल मुद्दों की बात नहीं हो रही। ना बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही है, ना महंगाई के ऊपर बात हो रही है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। आज ही बजट आया है ना, आप बताइए कि बंगाल के नागरिकों के लिए क्या मिला या इन्होंने क्या डिमांड कर दी टीएमसी ने? कुछ मिला हो तो बताइए। मूलभूत समस्याओं पे चर्चा नहीं हो रही है ध्रुवीकरण के ऊपर, हो रही है हिंदू मुसलमान वाली भी। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इसको नजरअंदाज करके अपने चुनावी एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए तो तौसीफ खान, सैयद जवाब भी कह रहे हैं, हुमायूं कबीर ने भी ये कहा कि भागीरथी नदी में जो फेंकने वाला हिंदुओं का उनका बयान था वो ममता बनर्जी के कहने पर था और ये आप लोग आपस में धर्म का इस्तेमाल अपने अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो धर्म का इस्तेमाल कौन नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सैयद जवाद हो गया, तौसीफ खान से पूछा हुआ है। अच्छा पूछिए। देखिए, हुमायूं कबीर के बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आपके हर एक दर्शक जानते हैं इस बात को। अगर वो इतने ही ममता बनर्जी के मानने वाले हैं, ममता बनर्जी की बात को सुनने वाले हैं, तो पहली बात वो इससे पहले भी उनको शो कॉज नोटिस हुआ, तो वो जिस बात के लिए पार्टी उनको मना करती रही, जिस वजह से उनको जो है पार्टी से निकाला गया, वो वैसा काम नहीं करते। तो इससे पहली बात तो ये कि ये अपना मनमौजी करते हैं, ममता बनर्जी की तो बात नहीं मानते हैं जिस वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। अब ये पहले भी बीजेपी से हाथ मिला चुके थे और अब भी बीजेपी से हाथ मिलाए हुए। उन्होंने तो बोला, आप वो बाजाबता ऑन एयर रिकॉर्डिंग है वीडियो, इसमें इंटरव्यू टीवी चैनल से बात करते हुए कह रहे थे कि वो बीजेपी का समर्थन लेकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब सोचिए कि पहला व्यक्ति उन्होंने जो है पार्टी नया लॉन्च कर दिया और वो कह रहे कि वो 100 सीट लेकर के चले आएंगे और बाकी जो है बीजेपी का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बंगाल में बन जाएंगे 2026 में। तो ये जो है मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने हैं, इनको जो है ज्यादा हम महत्व नहीं देना चाहेंगे इनकी नहीं ठीक है। वैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत है, सुनहरा कह लीजिए आपने, तो वो ठीक है। मैं आदिल के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज आपने कहा कि भरोसा नहीं कर सकते, किसके बयान पर भरोसा करें? फिरहाद हकीम के बयान पर भरोसा करें? आपकी पार्टी में ही है फिरहाद हकीम के किस बयान की? पुराने बयान पर, पुराने बयान। अच्छा, बयान के हिसाब से तय होगा कि भरोसा करें या ना करें। आप क्या आज कोई ऐसा बयान आया है जिसको लेकर के? नहीं, पुराने बयान पर तो मुझे बता दिए। मान लीजिए हुमायूं कबीर का भी ये पुराना बयान है। आज तो आपने कहा कि हुमायूं कबीर के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या फिरहाद हकीम के बयान पर भरोसा कर सकते हैं? आज का, कल का, परसों का, नरसों का, 10 साल पुराना, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? आज जो है बंगाल के को बजट में कुछ नहीं मिला। नहीं, अभी बजट पर मत जाइए, चर्चा करके सुनिए, बजट पर मत जाइए तौसीफ भाई, बजट पर मत जाइए। चंद्रशेखर जी, एक मिनट होल्ड ऑन। बजट पर मत जाइए, जिसको फिक्र होगा, बजट पर मत जाइए। आपने ये कहा कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हुमायूं कबीर की बात पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फिरहाद हकीम की बात पर भरोसा कर सकते हैं, हाँ या ना? मैं तो कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर झूठ बोल रहे हैं। फिरहाद हकीम क्या सच बोलते हैं? तो मान लीजिए, फिरहाद हकीम क्या सच बोलते हैं?
तो आज नरेंद्र मोदी तो सच बोलते हैं। अरे फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुमायूं कबीर और चंद्रशेखर की बातचीत आप प्रधानमंत्री मोदी पर चले गए। अभी उधर भी जाऊंगा भाई, पहले ये बताइए फिरहाद हकीम क्या सच बोलते हैं, हाँ या ना? हवा में तीर चलाने वाला काम। मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, जो कहूंगा फैक्ट पर कहूंगा, जो कहूंगा फैक्ट पर कहूंगा और ताल ठोक के कहूंगा, और बिना फैक्ट के नहीं कहूंगा। आप बताइए फिरहाद हकीम की बातों पर भरोसा करें या नहीं? उनकी बातें सच होती है नहीं? कहना चाह रहे आप, कहना क्या? आप पहले बताइए, फिर मैं कहूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। क्या नहीं ऐसा होता है? पूछिए, आपका ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। तो आसिफ भाई, आज तो आपने कहा कि हुमायूं कबीर की बात पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या फिरहाद हकीम की बात पर भरोसा कर सकते हैं, हाँ या ना? आपके चैनल के दर्शक इतने मूर्ख नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझेंगे। तो बंगाल के वोटर भी इतने मूर्ख नहीं है, हाथ मिला चुकी है। पश्चिम बंगाल के वोटर भी इतने मूर्ख नहीं है। तो आसिफ भाई, कि आप गोल गोल घुमा लीजिए, जलेबी बना लीजिए और वो समझे नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। कोई सीधी बात नहीं कर रहे हैं आप बताइए ना। फिर अगर हुमायूं कबीर की बात पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपकी बात मान रहा हूं, छोड़ दीजिए उनकी बात, हटाइए हुमायूं कबीर के इस स्टेटमेंट को। किसकी बात पर भरोसा करें? क्या फिरहाद हकीम की बात पर मैं भरोसा करूं, जिन्होंने कहा था कि जो मुसलमान नहीं है वो दुर्भाग्य है अगर इस्लाम में जन्म नहीं हुआ तो? क्या मैं उनकी बात को सच मानूं? ये तो आप तोड़ मरोड़ करके बात। अच्छा, तोड़ मरोड़ के? फिरहाद हकीम ने ऐसा नहीं कहा। आप स्टेटमेंट चलाइए, फिरहाद हकीम स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। आप चंद्रशेखर जी, आप घुमा करके कहना, ये तो आप ये तो उन्होंने अपग्रेड क्या किया? हुमायूं कबीर की जहां तक बात है, यदि हम इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारा अपना मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। बीजेपी के कहने पे हुमायूं कबीर ऐसा बोल रहे हैं। फिरहाद हकीम ने किसके कहने पर बोला था? नहीं, फिरहाद हकीम ने भरी जनसभा में कहा कि इंशाअल्लाह हमारी जनसंख्या यदि बढ़ी रही तो हम इस बंगाल में मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। संविधान रिकॉर्ड है ये। धर्म के लोगों को। और मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन कहा कि जो गाय दूध देती है उसकी मार खानी पड़ती है। करेगा तो मुसलमान कौन कर रहा है तुष्टीकरण? हिंदू कहेगा कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुसलमान कहेगा मुसलमान धर्म अच्छा है। ये धर्म की राजनीति में आप क्यों जा रहे हैं? बजट में अरे आप ना आदिल को लाइए जरा, मैं आऊंगा चंद्रशेखर जी, जरा आदिल को लाइए, क्योंकि आदिल भी आप वहां पर थे मंच पर हुमायूं कबीर के साथ, जहां तक मेरी जानकारी है। कई सारे आपके भाषण भी बड़े तीखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर की बात पर भरोसा नहीं करें। मैंने कहा चलो मान लेते हैं, तो क्या फिरहाद हकीम की बात पर भरोसा करें, जिन्होंने कहा था कि इस्लाम में जन्म नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है, गार्डन रिच मिनी पाकिस्तान जिसका जिक्र चंद्रशेखर कर रहे हैं? तो फिरहाद हकीम की बात को तो मान लेते हैं, वो तो अभी टीएमसी में ही है। राकेश भाई, कल उन्होंने हुमायूं कबीर साहब ने स्टेज से बोला कि ममता बनर्जी जी के कहने पर मैंने बोला था, उन्होंने माफी मांगी। अपने माफ करने वाला ये देश है, ये गांधी जी का देश है, और लोग ने उन्हें माफ भी किया। मैं हुमायूं कबीर साहब के इस जज्बात का कदर करता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अपनी गलती मांगी, और इस देश में हर तबके को रहने का अधिकार है और कभी कोई भी नहीं बोले, किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। हुमायूं कबीर साहब को भी नहीं है, ना आदिल को है, ना किसी को। उन्होंने एक अच्छा किया, माफी मांगा, इसके लिए सब लोग इस्तकबाल करते हैं। और अभी जो जवाद साहब बोल रहे थे, कांग्रेस और लेफ्ट कभी यहाँ पर सरकार में नहीं रही है। 50-60 साल हो गया कांग्रेस को यहाँ से गए हुए। कांग्रेस अभी कहाँ है? बंगाल में कोई जान ही नहीं रहा है। कांग्रेस है भी नहीं कहीं अभी ये, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और ममता बनर्जी तो बीजेपी के साथ सरकार में रही हैं, बट वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री रही हैं। गुजरात जल रहा था तो मोदी के बड़ा भाई बाहर के गुजरात में मैडम कैंपेन की है, वो वीडियो फुटेज पूरा दुनिया ने देखा है। और अभी आपने देखा है कि नॉर्थ बंगाल में वाटर में कितना आर्सेनिक आयरन है, बीड़ी वर्कर को वेज नहीं मिलता है, चाय पत्ती वो जो टी गार्डन वाले को वेज नहीं मिलता। पूरे नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी नहीं, एक ट्रॉमा सेंटर नहीं। हमने केंद्र सरकार से मनमोहन सिंह साहब के वक्त पे भी मांगा था, और मोदी जी के वक्त नॉर्थ बंगाल को एम्स जैसा एक सेंटर मांग रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा पलायन है तो बंगाल और बिहार और झारखंड से। पलायन वाले पर आदिल भाई ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप क्यों स्किप कर गए कि फिरहाद हकीम को क्या सच मान लिया जाए? सर राकेश भाई, राकेश भाई, पाकिस्तान से तो अडवाणी जी का रिश्ता है, जिन्ना के मजार पे जाते हैं। मैं आपसे फिरहाद हकीम पर पूछ रहा हूँ, खाने जाते हैं। फरहाद हकीम ने अगर ये कहा है, फरहाद हकीम के दामाद साहब कल जनता यूनियन पार्टी हुमायूं कबीर साहब की पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनके दामाद जो थे वो ज्वाइन कर लिए हैं। इसलिए फरहाद हकीम ने अगर ये कहा है तो अनजस्टिफाइड है। और अमित शाह जी का जो आप बयान चला रहे थे कि बॉर्डर है, तो अमित शाह जी बेटा को, जय शाह को बोलिए पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खिलाए। ये पाकिस्तान जो ऑपरेशन
सिंदूर के बाद क्यों क्रिकेट खिलाया उसने? अब बीएसएफ आपका क्या कर रहा है? डिफेंस में एमएलए तोड़ने के लिए अमित शाह तो नहीं बैठे हैं। ईडी सिर्फ अपोजिशन के यहाँ जाने के लिए तो नहीं है, रूलिंग पार्टी अब के मैं लिए समझ गया आदिल भाई, मैं समझ गया आप फिरहाद हकीम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं समझ गया फिरहाद हकीम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके दामाद को पार्टी में ले लिया। अरे उनके दामाद हुमायूं कबीर के साथ आ गए तो ससुर पर कैसे बोलेंगे? नहीं, हम तो बोलेंगे दामाद आ गए पार्टी में तो ससुर पर टिप्पणी क्यों? दामाद नाराज हो जाएंगे भाई, अच्छी रिश्तेदारी चल रही है आप लोगों की। राकेश भाई हम बोलेंगे, अगर फरहाद हकीम ने ये कहा है तो गलत कहा है, और फरहाद हकीम से ये बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल के साथ जो नाइंसाफी ममता जी कर रही है उसका बताएं, और इस्लामपुर से लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, भेलाडांगा से लेकर जो हौरा रास्ता जाती है कल्याणी, वो 4 लेन जो बन रहा है, 10 जगह टोल है, ठीक है, एक अभी तक रोड नहीं बना है। चंद्रशेखर जी अब बोलिए, अब आपकी बारी है, एक साथ दोनों लोग का जवाब। बंगाल के साथ तौसीफ और आदिल का। मैं एक एक बात पे बात आऊंगा। पहले जो जनाब टीएमसी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा मैं बंगाल में यदि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है तो उस व्यक्ति का नाम है मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। वो जब जिसको तब किसको, वो वही मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों के लिए बोलती है कि ये मेरी दूध देती हुई गाय है, इनके लात को सहन करना पड़ेगा। जब अभी तुरंत बेलडांगा की घटना, 3 दिन एक घटना को लेकर, घटना कोई भी हो वो दुखदायक है, एक घटना को लेकर संवाददाता को मारा गया, रोज वहां के पूरे प्रशासन ने नतमस्तक होके उन उपद्रवियों के तांडव के आगे नतमस्तक हो झुके रहे। और जब मुख्यमंत्री से बोला गया तो मुख्यमंत्री बोलती है वो बड़ा दल है, ज्यादा रोकने जाऊंगी तो मारपीट हो जाएगी, मैं कर ही क्या सकती हूँ उनकी भावना को। उसी मुर्शिदाबाद में आज से साल भर पहले चंदन दास करके मासूम एक मूर्तिकार बाप बेटा को मार दिया जाता है उपद्रवियों के द्वारा। मुख्यमंत्री चू से मुंह नहीं करती है। ये सेकुलर का नाटक करने वाले जितने नेता है ये सारे के सारे मुंह पे सेलो टेप लगा के घूमते हैं। उसके बाद आप बंगाल में दूसरी जगह में जाइए, आज मुख्यमंत्री बोलती है फेंसिंग की बात, कहीं पे रावण का बात इसलिए मुख्यमंत्री इनके जो नेता बोले थे कि बीजेपी काम नहीं करते। मैं आपको बताऊं, भारत का हर नागरिक चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, खड़ी है, उनके अधिकारों के लड़ेगी। 3 तलाक वही था, पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये पलायन उन बांग्लादेशियों की हो रही है, भाग रहे हैं ये डर के मारे। बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है इनको बोलिए कि वो जो जिस मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक भी एमपी नहीं भाजपा में, एक भी मिनिस्टर नहीं, किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? उस राष्ट्रवादी मुसलमानी को बना दीजिए, उस पासमानदा मुसलमानी को बना दीजिए। केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मुसलमान को जो किस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप बताइए केंद्र की किस योजना में हमने मुसलमानों को वंचित किया? दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के एमएलए पूरी मीडिया के सामने बोलते हैं कि यदि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुमको सुरक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है चंद्रशेखर जी हो गया, जल्दी से 30 सेकंड आते, फिर बाकी मेहमान के पास जाता हूँ जल्दी। राकेश भाई, ममता बनर्जी जी दुर्गा पूजा पंडाल में पैसा देती है, टैक्स पेयर का पैसा देती है, मंदिर टैक्स पेयर के पैसे से बना है, तो इसमें आप क्या बोल रही हैं? जो चाह रहे हेमंता बिस्वा सदा इतना घटिया बात बोला, अभी तक हिंदुस्तान के दुर्गा पूजा में पैसा किसको दे रही है? किस घटिया हेमंता बिस्वा दे रही है? जगदीश भाई, ठीक जगदीश शर्मा जी हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान ये बंगाल की सियासत में दिए गए हैं, ये हुमायूं कबीर ने कहा, और इसीलिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। किसका सच, किसका कौन सा नकाब उतार रहा है, किसके अंदर रावण वाला घमंड है जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं। जगदीश शर्मा। देखिए राकेश पांडे भाई, आज की जो डिबेट है मैं समझता हूँ जो हॉट डिबेट थी वो बजट पे होनी चाहिए थी। और जो फाइल का जिक्र चल रहा है, जो हमारे देश के मुखिया पर कोई आरोप लगा रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है सरकार की, नहीं करेंगे। पर जिस तरह अमित शाह जी ने बयान दिया ना, मुझे बड़ा दुख है। एक सेकंड नदी नाले से जो लोग आए हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं, ये फिर आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो नहीं ठीक लगता है। आपको जो बोलना है बोल दीजिए, हमारी मजबूरी नहीं है कोई सर, हम टॉपिक अपने हिसाब से चुनते हैं। ये किसी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी के दफ्तर से टॉपिक नहीं तय होता है। तो आपको ये शौक है कि अपने या किसी पार्टी के दफ्तर से किसी न्यूज चैनल का टॉपिक हो तो प्लीज अपना शौक अपने तक रखा करिए।
अप्लाई मत किया करिए कहीं, अपनी बात रखिए। मैं आपकी मजबूरी नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। जो फाइल पर मामला चल रहा है, जो मोदी जी को आरोप में घेरा जा रहा है, बड़े शर्म की बात है कि पूरा देश में थू थू हो रही है। इस पर अभी कोई मीडिया बात नहीं करी, आप भी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अमित शाह जी ने जो आज बयान दिया, बड़ा दुख हुआ। अच्छा। कि गृह मंत्री भारत का कह रहा नदी नाले से लोग घुस के और ममता जी उनको हिंदुस्तान में भेज रही है। भाई बॉर्डर सारे अमित शाह पर, बीजेपी पर, और पूरा हिंदुस्तान अमित शाह जी के अंडर है। भाई भेज रही है तो पकड़ के भेजो बाहर। कम से कम ये तो सरकार की फेलियर का काम है ना। गृह मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते। अरे भाई मैं तो कह रहा था तुम ये भी जीतोगे शहर से वोट की चोरों से। आप हार कहां रहे हैं? आप तो हार नहीं है, आप तो अपने सहयोगियों को भी हरा रहे हो। आप अजीत पवार को भी हरा रहे हो, आप शिंदे को भी हरा रहे हो, आप नीतीश की वोट भी कम करो, आप तो जीत रहे हो भाई। आपने तो काम ही सीखे थे, बजट में इतने बड़े काम करती है, आप तो जीतोगे भाई। और मैं कह रहा हूं ममता को भी हराएंगे। वो ठीक कह रहे हैं गृह मंत्री, ये चोर की वोट से कोई नहीं जीत सकता। सरकार जिस तरह के काम करे, एक आदमी वोट देना नहीं चाहता, फिर भी जीतने सवाल बड़े हैं। इनके जवाब तो अमित शाह दे पाएंगे। नहीं, ठीक है, ममता काले। अब मुझे नहीं समझ में आया कि जगदीश शर्मा अमित शाह पर हमला बोल रहे थे, तंज कस रहे थे, या अमित शाह का समर्थन कर रहे थे। ये वाला बयान ठीक है, अच्छा घमंड है रावण वाला, हार जाएंगी, वो वाला बयान ठीक है, दूसरा वाला गलत है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं याद दिला दूं आपके इस बहुचर्चित कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को कि ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात करके सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज वो मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई हैं। यही चीजें इस समय चल रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात बोली, डंके की चोट पर बोली, और हम उनको चाहे संसद के अंदर सुने, किसी जनसभा में सुने, किसी मीडिया कार्यक्रम में सुने, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, देश जनता के पक्ष की बात बोलते हैं। आप बताइए, यदि उन्होंने वंदे मातरम की अपमान की बात वहां पर उठाई तो गलत किया क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि से आने वाले नेता संसद के पटल पर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग कि उस पर बात ना की जाए? यदि वो घुसपैठियों के ऊपर बात करते हैं और बोलते हैं कि घुसपैठियों को यहां से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो भाई कांग्रेस वाले मेरे भाई बोलते हैं कि पूरा जो देश है वो अमित शाह जी का है। नहीं 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 नहीं, पूरा देश अमित शाह जी का नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन मेरे भाई जिस तरीके से, नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं जगदीश जी मुझे बोलने दीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वैसे ही लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है सर। लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है। ममता बनर्जी से लगातार मांगी गई जमीन, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दी। और कल गृह मंत्री जी को अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो आपने यह भी सुना होगा कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई और बोला कि 31 मार्च 2026 तक आपको जमीन देनी पड़ेगी। और यह बात बोली, और मुझे बड़ी खुशी हुई यह सुनकर के कि निरंकुश शासक वहां से अब जाने वाली है कि ये तो नहीं देंगी, इनको तो आदत नहीं है कोर्ट की बात मानने की भी। लेकिन उसके बाद जब भाजपा के मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर फेंसिंग होगी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि घुसपैठियों को हटाने की बात पर इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हो जाती है? ममता बनर्जी रहती है, नहीं रहती है, सत्ता किसको मिलती है, ये चुनाव के बाद तय होगा। जनता तय करेगी पश्चिम बंगाल की कि ममता बनर्जी को हटाना है या फिर एक और मौका देना है। तो ये तो चुनाव का इंतजार कीजिए। लेकिन अखिलेश कटियार, भाई अमित शाह जी डिप्टी सीएम, ये तो सब तय करते हैं। अरे रुक जाइए जगदीश जी, पहले आप तय कर लीजिए कि आपको बीजेपी पर हमला बोलना है या अपने हिसाब से सिलेक्टिव हो जाना है। अखिलेश कटियार, आजकल तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की अच्छी भी है, होनी भी चाहिए नेताओं की मुलाकातें। लेकिन क्या इस मुलाकात में यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में कि भाई ये 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया गया था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक दो, जो दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर? क्या यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में? नहीं राकेश भाई, वो तो पूछा जाएगा। और हिंदुओं के हित, अधिकार, सुरक्षा, सनातन की तो अखाड़ा तो यूपी बना हुआ है राकेश भाई। यहां भारत के शंकराचार्य से पूछा जा रहा है सनातन कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। अब शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि गौ हत्या, गौ मांस का निर्यात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आप बंद करिए। और कह रहे हैं कि तुम हिंदू होने का सबूत दो। डाइवर्ट ना करें। अगर आप शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आएंगे उस पे भी मैं जवाब दे सकता हूं। एंकरिंग आप कर रहे हैं, ये साथी कर रहे हैं। अच्छा नहीं चंद्रशेखर भाई, एक तो सबसे आखिर में क्या बोलने दीजिए अखिलेश कटियार को। बोलो, चुप रहा करें भाई। बोलिए। चंद्रशेखर जी को बुलवा लेना है, बेचैन भारत है ये।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व का जो मामला है, जो सनातन धर्म से संबंधित, जो सनातन के स्वाभिमान और सम्मान को लेके जो आप इतने चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन उसका मामला तो आज यूपी में उलझा हुआ है। अच्छा। वो शंकराचार्य नहीं मान रहे, ये हिंदुत्व नहीं मान रहे, गौ मांस का निर्यात का मामला फैला है, इस पे पूरा देश चिंतित है। भाई अगर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? हिंदू नहीं है। ममता दीदी के साथ जो उनकी समीक्षा की है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदू है। तो मैं तो यही पूछा कि अगली मुलाकात में क्या अखिलेश यादव उनसे पूछेंगे कि 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया था हुमायूं कबीर से? और आप जिन शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कह दिया कि आपकी पार्टी सनातनी नहीं है, नहीं, मैं आपकी पार्टी नमाजवादी है, उस पर भी बोल दीजिए फिर। खाली इतना बताएं, अखिलेश यादव जब यहाँ आए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो गोली चलाए, वो क्या एक मिनट 30 सेकंड अखिलेश कटियार, फिर चंद्रशेखर जाऊंगा। सर इतनी बार बोलते हो कि क्यों बीच में चुप? चंद्रशेखर जाऊंगा। अखिलेश कटियार बोलिए। चंद्रशेखर राकेश भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो अमित शाह जी के सवाल हैं वो क्लियर हैं, और सीमाओं का मामला है। हम तो ये कहते हैं कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, वहां पे भी बाउंड्री फेंसिंग करा दो, वहां भी नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल में ही को पीछे पड़े। पूरे देश के चारों तरफ जो सीमाएं हैं सब जगह सुरक्षित हो जाए, लद्दाख के आसपास भी कर दीजिए, वहां पे भी क्यों नहीं करते आप? बांग्लादेशियों की बात करें, वहां 9% हुई है साहब, 9%। अरे पूरा 9% हुई नेपाल में, 93% पे कोई फेंसिंग नहीं है। वहां भी पूरा देश हमारा जानना चाहता है। और मेरे नेता तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ कोई बातचीत होगी, शंकराचार्य के खिलाफ होगी, शंकराचार्य के अपमान के साथ होगी। तो हम अखिलेश भाई वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सनातनी है ही नहीं जी। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के विरुद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि नमाजवादी पार्टी है आपकी। ये मेरे बोल नहीं है, उन्हीं शंकराचार्य के हैं। हम राकेश भाई, हम तो संविधानवादी हैं। अरे फिर वही बात है, राजनीतिक दल है, भारत के संविधान में निष्ठा रखते हैं और सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे चंद्रशेखर जी, अभी थोड़ी देर पहले सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने शंकराचार्य को कोट किया तो कह रहे हैं हम तो संविधानवादी हैं। राजनीति भारत के संविधान को समर्पित होती है जी, हम संविधानवादी हैं जी। चंद्रशेखर जी बोलिए 30 सेकंड। भारत जी संविधानवादी नहीं है, ये भ्रष्टवादी है। इनको मालूम है यूपी में इनकी दाल नहीं गलेगी, तो शंकराचार्य जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप चिंता न करें, एक भी सनातनी का अपमान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। यदि किसी ने गलत किया होगा, माफी मांगेंगे, कितनी दाल गली है तुम्हारी? सबको मानना पड़ेगा। और ये अगर विधानसभा में 50 सीटों में सिमट जाओगे, वो आपकी कोई दाल वाल करने वाली नहीं यूपी में। यूपी की जनता समझ चुकी है कि आप नकली हिंदू। आदिल ये यूपी पॉलिटिक्स करेंगे। पहले सनातनी का झंडा बुलंद कर रहे थे, अब नमाजवादी शंकराचार्य ने कहा, उस पर कोट किए तो कह गए कि हम संविधानवादी हैं। आज ये पूछा कि भाई पूछेंगे कि नहीं अगली बार ममता बनर्जी से अखिलेश यादव, तो उस पर भी गोलमोल। मैं नहीं बोल पाएंगे। राम मतलब है, जिस सरकार ने गोली चलाई थी, ये उसके साथ है कि उसके विरोध में है? लीजिए आदिल आपसे भी एक सवाल कर दिया, आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? भाई आप यहाँ मंदिर बना। अरे सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, आदिल से जवाब सुनिए। चंद्रशेखर भाई बोलिए, भाजपा सरकार को नॉर्थ बंगाल को स्पेशल स्टेटस दे, सीमांचल को दे, वहाँ की जरूरत है। मिल गया, सिलीगुड़ी को कॉरिडोर मिल गया, दुर्गापुर का व्यापार 12 साल हो गया। अरे यार देखिए, 1000 करोड़ हमने वंदे भारत और उत्तर बंगाल का विकास कर रहे हैं, टी गार्डन को रुपया मिल गया। ठीक है, आप चिंता न करें। ठीक है, एक बार सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, एक मिनट सुन लीजिए आदिल को, बोलिए आदिल। अरे चंद्रशेखर भाई इतना जज्बाती क्यों है? आप राकेश भाई बार बार बुलाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? भाजपा आपको बार बार बुलाएगी, पहला डे है आपको बार बार बुलाएगी। अरे रही है। मैं आगे बढ़ूं या तो आदिल का मैं जवाब ले लूं? आदिल प्लीज। राकेश साहब, मैं यही बोलना चाहता हूं कि मुलायम सिंह को पद्म श्री इनकी सरकार दी, जो अधिकारी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, उसको मंदिर कमेटी का चेयरमैन बनाए, उसको सब तमगा मिला, सरकार सुख सुविधा दी। आपने देखा कि अयोध्या के बगल में जो जमीन का कितना घबलिंग हुआ, आपने देखा कैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दिया गया, आपने देखा अयोध्या कैसे बीजेपी हारी, और बीजेपी बंगाल में कभी नहीं आई। आदिल मैंने एक और चीज देखी है, मैं जा रहा हूं तौसीफ के पास एक बात कहते हुए, मैंने एक और चीज देखी है। सुनिए आदिल भाई सुनिए, मैंने एक और चीज देखी है,
कि आप लोग जिन बाबरी बनवाने के साथ जिनके मंच आप साझा करके आ रहे हैं, वही अयोध्या के बगल में जगह मिल गई मस्जिद के लिए, वहां पर आप कभी झांकने नहीं गए, वहां पर कभी आप सुध नहीं लेने गए कि वो जो जमीन मिली है अभी भी वहां पर केवल बोर्ड जो टंगा था वो बोर्ड भी टूटी फूटी हालत में क्यों पड़ा है। आप बाबरी बनवाने वाले के साथ चले गए, वहां पर मस्जिद बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर आप मंच साझा कर रहे हैं और ये बातचीत हो रही है। लेकिन तौसीफ भाई, राकेश भाई, हाँ, अभी अलायंस नहीं हुआ राकेश भाई, अभी तो एक बंगाल में मंच साझा कर लिया ना, मंच साझा कर लिया ना। आपकी पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट चले गए, आप भी चले गए, हुमायूं साहब है आपके लिए, तो बहुत सारी बातें हैं, किसी दिन वो भी आ जाएगी खबर। तौसीफ का देखिए, दो बातें हैं, एक तो आप लोगों के अंदर रावण वाला घमंड है, ये याद दिलाई है अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि रावण को भी लगता था कि कोई हरा नहीं पाएगा और प्रभु राम ने हरा दिया। वो तुलना कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी ऐसा ही लगता है। ममता बनर्जी जो है वो दुर्गा माँ की भक्त है, वो काली माँ की भक्त है। दुर्गा माँ और काली माँ का आशीर्वाद है ममता बनर्जी पे। चली जाती है तो महिला के। पहले अमित शाह जी को पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। रावण तो हम अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वही रावण वाला जो है एरोगेंस आ गया है। रावण वाला एरोगेंस नरेंद्र मोदी और अमित शाह में है। जोक ऑफ द सेंचुरी सुना रहे हैं कि ममता बनर्जी तो लोगों के साथ रहती है, जमीनी नेता है, मास लीडर है, सरल भाषा में बात करती है, लोगों के पास खड़ी रहती है ममता बनर्जी। ममता दीदी एक्शन और ये रावण वाली काम, रावण जैसी जय श्री राम एरोगेंस तो वो तुनक जाती है। वो किस नरेंद्र प्रकार की मोदी बातें कर रहे हो और अमित शाह का है। प्रकार की बातें कर रहे वो हो। लोग आते हैं है ना? बंगाल में आते बीजेपी के नेता और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को पीस नोबेल पीस प्राइज मिला था, जबकि उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। 15 करोड़ 100 करोड़ बीजेपी के नेता आते हैं बंगाल में, बोलते हैं कि ठीक है सर, ठीक है, चुनाव चुनाव सिर पर है, ऐसे बहुत बयान आएंगे, लेकिन धर्म का इस्तेमाल तो फिर सभी कर रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.